नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर 9 से 21 जून तक पार्टी के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 21 जून को योग दिवस के मौके पर विभिन्न विभागों के जरिए बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम भी होंगे। वहीं 25 जून को कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दिन को लेकर भी पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र पर हुए आघात को जनता तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी लगातार चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भाजपा के विधायक दल की बैठक पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि आमतौर पर विधायक सत्र के दौरान ही विधायक दल की बैठक होती है, लेकिन अगर इसके अलावा बैठक बुलाई जा रही है तो इसका मतलब है कि भाजपा के अंदर गहरी असहमति है। बघेल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन से खुद भाजपा के विधायक ही संतुष्ट नहीं है तो फिर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की संतुष्टि की बात कैसे की जा सकती है। भूपेश बघेल के इस बयान से प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल की बैठक हो रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल की बैठक हो रही है और जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश। मतलब विधानसभा सत्र के समय विधायक दल की बैठक होती है। यदि विशेष बात हो तब विधायक दल की बैठक होती है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के बीच में भारी आक्रोश तनाव है। ये बात तो स्पष्ट है। जो विष्णु का सुशासन है, जो विधायक ही संतुष्ट नहीं है तो जनता कहाँ संतुष्ट होंगे, कार्यकर्ता कहाँ संतुष्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल की बैठक और छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बोधघाट सिंचाई परियोजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित यह बहुचर्चित परियोजना लगभग 49,000 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी और इसका उद्देश्य दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के ग्रामीण इलाकों में स्थायी सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन को सुनिश्चित करना है। यह परियोजना क्षेत्रीय कृषि विकास को गति देगी और किसानों को साल भर पानी उपलब्ध कराएगी और इसके साथ ही इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार का मानना है कि बोधघाट परियोजना बस्तर के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को भी पूरी तरह बदलने में अहम भूमिका निभाएगी और इसके क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र की प्रगति को लेकर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम की होमस्टे योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मजबूत जरिया बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 105 गांवों को होमस्टे योजना से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है और इससे ग्रामीणों को न केवल आय के नए साधन मिलेंगे बल्कि पर्यटक मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं से भी रूबरू हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में मिले आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में पर्यटन व्यवसाय में सबसे तेज बढ़ोतरी की है। इंदौर में 10,000 से अधिक विदेशी मेहमान पहुंचे, जबकि ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहर में भी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला। सरकार का लक्ष्य पर्यटन को प्रदेश के आर्थिक विकास की रीढ़ बनाना है। पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होम स्टे सहित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। कल ही हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी आई और विभाग के माध्यम से भी जानकारी सरकारी स्तर पर आई, मैंने पूरी कैबिनेट सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी थी कि हमने अपने पर्यटन व्यवसाय में पिछले वर्ष की तुलना में देश में सबसे तेज गति से प्रगति की। लगभग 20% के आसपास हम अपने पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ा के ले गए और उसमें भी खास बात हमारा वनांचल वाला फॉरेस्ट का ये जो हमने 2 टूरिज्म के खासकर रातापानी डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर जी के नाम पर और माधव नेशनल पार्क को जो हमने
टाइगर अभयारण्य बनाया, इनके सहित सब क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से विदेशी मेहमानों का भी आगमन हुआ है। लगभग हमारे अपने पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होम और बढ़ते हैं आगे। रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और मंगलवार की बात करें तो फिर से कई सारे नए मामले सामने आए हैं। 14 नए मामले। रायपुर में सबसे ज्यादा 6 मरीज मिले हैं। दुर्ग और सरगुजा से 3-3 नए केस सामने आए। बिलासपुर की बात करें 2 कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक 131 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। रायपुर में कुल 65 और बिलासपुर में 34 केस। इसी के साथ बात करें तो 57 केस अभी भी एक्टिव, 73 लोग ठीक भी हो चुके हैं और अब तक 1911 लोगों की कोरोना जांच की गई है। तो कोरोना के लगातार मामलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बात करें तो रायपुर में कुल 65 लोग और अभी अगर ठीक लोगों की बात करें 57 केस अभी भी एक्टिव है, 73 लोग ठीक हो चुके हैं। तो अब तक 1911 लोगों की कोरोना जांच की गई है। और इंदौर में मेघालय विशेष जांच दल की टीम सोनम रघुवंशी के घर पहुंची। सोनम पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी और इस हत्या केस की जांच मेघालय पुलिस की एसआईटी कर रही थी। टीम ने इंदौर में सोनम के निवास पर पहुंचकर उनसे पूछताछ की और मामले से जुड़े अहम दस्तावेज और सबूत जुटाए। इस कदम से हत्या केस की जांच में गति आई है और आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाने का प्रयास भी तेज हो गया है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब तक कई पहलुओं की जांच भी हो चुकी है और एसआईटी की यह कार्रवाई केस के हर पहलू की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश मानी जा रही है। फिलहाल सोनम रघुवंशी से लगातार पूछताछ जारी है। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने छठे मानसून सत्र की घोषणा कर दी है और यह सत्र 14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा में कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस मानसून सत्र में वित्तीय कार्यों के साथ साथ अन्य शासकीय कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अवसर भी मिलेगा और सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा सचिवालय ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ की जनप्रतिनिधि इस सत्र में राज्य के विकास एवं जनहित से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की संभावना जताई है और सत्र के दौरान विभिन्न बिलों और प्रस्तावों पर भी चर्चा एवं मतदान होगा। जनता की उम्मीद इस सत्र से जुड़ी है जो राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों में सहायक होगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। शिक्षकों की कमी से परेशान लोगों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि बीते 10 सालों से शिक्षक नियुक्ति की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और हालात ये है कि बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। स्कूल में बीते 3 दिनों से ताला लटका हुआ है और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्थायी शिक्षक नियुक्त नहीं किए जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। शिक्षा के अधिकार के अनदेखी ने सर्व शिक्षा अभियान की असलियत सामने लाकर रख दी है। शक्ति जिले के बड़े रबेली गांव में महिलाओं ने नए शराब दुकान खोलने के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि गांव में प्रस्तावित शराब दुकान ना खोली जाए। महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें महतारी बंधन योजना की राशि भी ना मिले तब भी शराब दुकान नहीं चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया कि चुनाव से पहले शराबबंदी की बात की गई थी और अब दुकानें खोली जा रही है। विरोध में प्रीति खुंटी, संजू शतरंज और बबीता भास्कर जैसी महिलाओं की अगुवाई रही। महिलाओं ने चेताया कि शराब दुकान से गांव का माहौल बिगड़ेगा। मैं बोला था सरकार से महतारी बंधन दे थन कहा थे सरकार है लेकिन ओकरे खातिर ना महिला मन के मुँह बंद करा के रखे लेकिन हमन ला 1000 रुपया नहीं चाहिए और हमन ला शराबबंदी मतलब होना चाहिए कहा था हमन। हमन ला सरकार 1000 रुपया मत दी, हमन ला नहीं चाहिए हमन ला 1000 रुपया लेकिन हमन ला ना शराबबंदी होना चाहिए। और आज हमन पूरा गांव भर के महिला मन एकजुट होके यहाँ शराब भट्टी खुलने वाला है हमन के गांव में, तेला बंद करवाए की योजना से यहाँ पे आए हन और कलेक्टर का ना आवेदन लगाए हन, बात करे हन
हमन ये जानना चाहत हन कि पूर्व में भाजपा सरकार ये कहत रही से कि गांव-गांव में भट्ठी नहीं खोला है, शराबबंदी हो ही गई के। आज वही सरकार है काबर यहाँ भट्ठी खोला थे, हर गांव में काबर शराब चालू करत हवय। सब गांव-गांव में बच्चा मन बिगड़ही, पढ़े लिखे मन बिगड़ही, ना तो काकरो का ना रोजगार नहीं है, बेरोजगार रखे है और शराब भट्ठी खोलत हवय। और जो दारू भट्टी खुलने वाला है हमारे गांव में, ओकर नाम से हमन लेके आए हन कि दारू भट्टी मत खुलाए, ओकर लिए आवेदन दे आए हन। और हमन चाहत हन कि मत खुलाए हमारे गांव में दारू भट्टी, काबर कि पूरा गांव में अशांति के माहौल हो जाही। जगह जगह सब दारू पी के पड़े रही, पूरा गांव नशा से भरे पड़े रही। और ये चाहत हन कि पूरा गांव साफ सुथरा रहे, स्कूल खुलाए, उप स्वास्थ्य केंद्र खुलाए। हमारे गांव में बहुत ज़रूरत है एक ठो उप स्वास्थ्य केंद्र की। सब ला बहुत दिक्कत पड़ते, कोई ला भी अचानक कुछ लाग जाते तो बहुत दूर दूर जाब लगते। हमारे गांव में उप स्वास्थ्य के जरूरत है, ओला सरकार हा ध्यान देवाए, दारू भट्ठी ला हमारे गांव में मत खोले। मैं बोला था सरकार से महतारी वंदन दे थन कहा थे सरकार है, लेकिन ओकरेज खातिर ना महिला मन के। और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरगुजा से भाजपा सांसद चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कठोर कदम उठाए हैं और आज इसके प्रभाव में भारी कमी आई। सांसद ने दावा किया कि बलरामपुर जिले में कभी नक्सलियों की संख्या करीब 2000 थी, जब लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और सुरक्षा बलों की सक्रियता का ही परिणाम है। आज क्षेत्र में शांति और विकास का माहौल बन रहा है। जांजगीर चांपा जिले में रेत के अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ही रात में 50 से ज्यादा ट्रैक्टर, हाइवा, टिप्पर और जेसीबी मशीनें जब्त की गई। यह कार्रवाई चंपा, बेर्रा और बलौदा क्षेत्रों में की गई, जहां खनिज विभाग और टास्क फोर्स की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के सख्त निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अब देखना होगा कि क्या यह कार्रवाई रेत माफियाओं पर सच में लगाम लगाएगी या सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक पर स्वास्थ्य और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नवागढ़ बस स्टैंड के पास चल रहे आदिले क्लिनिक पर छापा मारकर उसे सील कर दिया गया है। बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने बताया कि क्लिनिक की अवैध गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी और जब टीम ने दस्तावेजों की मांग की तो संचालक मनोहर आदिले कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सका। कार्रवाई के दौरान क्लिनिक से दवाइयां, बीपी मशीन और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है और यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट के तहत की गई है। बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा जिले में अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे और एसपी विजय कुमार पांडे ने टास्क फोर्स की बैठक ली। उन्होंने राजस्व, खनिज, पुलिस, वन, परिवहन और पर्यावरण विभाग को मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ओवरलोड और बिना टारपोलिन ढके खनिज परिवहन पर सख्ती होनी चाहिए और इसके साथ ही रॉयल्टी क्लियरेंस के बिना निर्माण एजेंसियों को भुगतान न किया जाए। उन्होंने अवैध वाहनों के ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त करने, डंप रेट को हटवाने और रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, अवैध उत्खनन के संबंध में कल एक मीटिंग हुई, जिला टास्क फोर्स की मीटिंग जो, इसमें पुलिस अधीक्षक, हमारे साथी अधिकारी और साथ में एसडीएम, माइनिंग ऑफिसर, आरटीओ और इसके अलावा कुछ अधिकारी उपस्थित थे। उद्देश्य यही है कि कोई भी इलीगल माइनिंग ज़िले में जो भी होगी उसको अगर कोशिश की जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी विगत आपको फिगर भी मिल जाएगा कि कितनी गाड़ियों के अगेंस्ट में हमने कार्रवाई की, ना केवल इलीगल माइनिंग या फिर मान लो किसी को लीगल माइनिंग भी स्वीकृत है और बिना टीपी के अगर कोई ले जा रहा है तो उस पर भी जब्ती की कार्रवाई की गई है और जो मैक्सिमम फाइन इस पर इम्पोज किया जाएगा। कल से हमारी रात्रिकालीन जो राजस्व और पुलिस की टीम भी विजिट करना चालू कर दी है। यदि कहीं पर मान लो नदी के अंदर भी लोग इकट्ठा करके रखते हैं रेत को और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं उसको रात को कभी ले जाए तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अवैध उत्खनन के संबंध
और रायपुर में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश ने खुद को SECL में क्लर्क बताया और एक युवती को ऑनलाइन विवाह प्रस्ताव भेजा। बातचीत के बाद विश्वास जमाया और फिर नौकरी दिलवाने के नाम पर युवती से अलग अलग किश्तों में 5,38,000 रुपए वसूल लिए। और जब नौकरी नहीं लगी और आरोपी ने फोन बंद कर लिया तो युवती ने आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे उनकी मुलाकात हुई थी ऑनलाइन और दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। उसने ये बताया कि वो SECL में काम करता है और नौकरी दिलाने के नाम पे उसने लगभग 5 लाख रुपए उससे छोटे छोटे किश्तों में लिए थे। जब उन्हें ना ही नौकरी लगाई और ना ही पैसे वापस किए तो उन्हें ये इसका आभास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है, तो उन्होंने थाने में आके अपराध दर्ज कराया था, जिसके आधार पर हमने कल इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अग्रिम जाँच जारी है। सर इसके दौरान किस मामले सामने हैं, इसके दौरान पहले भी पुराना रिकॉर्ड भी रहा है सर इनका? जी, इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इसने इस तरीके से और भी किन्हीं लोगों को ठगा है या ऐसे क्या और भी कोई विक्टिम है। तो मैं यही अपील करूंगा कि अगर किसी की जानकारी में ये चीज़ आती है जिनके साथ ऐसी ठगी हुई है तो आगे आएँ और या तो अपने यहाँ प्रकरण दर्ज कराएँ या वर्तमान केस में आगे गवाही दें। बढ़ते आइए जांजगीर चांपा के खपरी डीह क्षेत्र में अवैध आरा मिल के पास से जो है उनके खिलाफ शिकायत पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कर्मचारियों को शराब पीती और शराब की बोतलें डिस्पोज करते देखा गया। वायरल वीडियो में कुल 6 वन विभाग के कर्मचारी नजर आ रहे हैं जो कि सरवानी आरा के मिल के संचालक के साथ जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। जांच के दौरान अवैध अर्जुन की लकड़ी का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया था, लेकिन कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इस मामले की जानकारी मिलते ही DFO हिमांशु डोंगरी ने सभी 6 कर्मचारियों के अल्कोहल टेस्ट कराने के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। हालांकि अब तक टेस्ट रिपोर्ट किसी भी कर्मचारी के शराब सेवन की पुष्टि नहीं हुई है और न इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई की गई है। और इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और भ्रष्टाचार की आशंका को बढ़ावा दिया है। मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ये घटनाएं जियावा, चितरंगी और बरगवा थाना क्षेत्रों में हुई। सभी लोग खेत या खुले स्थानों में मौजूद थे। बारिश के साथ बिजली गिरी और घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों को प्रशासन द्वारा तत्काल सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन ने मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और खराब मौसम में खुले जगहों पर न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। बढ़ते आगे, रतलाम जिले के चावरा क्षेत्र में मंगलवार की रात में एक निर्माणाधीन कुएं में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। गांव जूना गड़गड़िया में पूर्व सरपंच दशरथ गुर्जर के कुएं को पक्का करने का काम चल रहा था, जिसमें करीब 5 मजदूर लगे थे। रात के करीब 8 बजे अचानक मिट्टी धंस गई और 2 मजदूर मलबे में दब गए, जबकि 3 मजदूर भागकर जान बचाने में सफल रहे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और मिट्टी गीली होने के कारण इसकी ऑपरेशन में काफी परेशानी भी हुई। कई घंटों की मशक्कत के बाद देर रात दोनों मजदूरों के शव निकाले जा सके। मृतकों की पहचान विक्रम सिंह और अमर सिंह निवासी केलूखेड़ा आरोट के रूप में की गई है। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए जावरा अस्पताल भेजे गए हैं। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। देखिए, जो लोगों ने बताया है यहाँ पर कि कुएं का काम चल रहा था, 2 मजदूर यहाँ पर थे और मिट्टी गीली थी और मिट्टी के धसकने की वजह से मजदूर उसमें गिर गए, दब गए। 2 शव जो निकले हैं उनकी किस तरह की क्या पहचान की गई है? उनके परिजन यहाँ पे थे और जिनके साइट पर वो काम कर रहे थे उन्होंने भी उसको पहचाना है। एक विक्रम सिंह पिता वीरसल सिंह हैं और दूसरे अमर सिंह हैं। दोनों की उम्र क्रमशः 35 वर्ष और 45 वर्ष है। इस तरह के हादसों को देखते हुए अगला कदम किस तरह की क्या होगा? ये जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। बारिश के टाइम में इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए
यदि इस सीज़न में नहीं किया जाता तो संभवतः इसे टाला जा सकता था। अगली बार और कहीं जिले में इस तरह की जांच करवाई जाएगी अगली बार? वो कार्रवाई तो रेगुलर चलेगी, जो लोगों ने बताया है यहाँ पर कि कुएं का। और वहीं नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ एक कांस्टेबल गोपाल मालवीय यानी ट्रैप का शिकार हो गया। आरोपी महिला रंजू तिवारी और उसके पति हरीश तिवारी ने कांस्टेबल को ब्लैकमेल कर 1,70,000 रुपए ठग लिए और जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल ने बताया कि वह रंजू तिवारी को 1.5 साल से जानता था। 16 जनवरी 2024 को महिला ने उसे घर बुलाया और उसके पति ने उसे रेप केस में फंसाने की धमकी भी दी और डर की वजह से कांस्टेबल ने पहले 1 लाख रुपए नकद और बाद में 70,000 रुपए यूपीआई से ट्रांसफर किया। हालांकि पहली बार में ही कांस्टेबल ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और पुलिस ने जांच के दौरान महिला के मोबाइल से कई संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन भी पाए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला पहले भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है और अपरिचितों के साथ विश्वास में लाकर उन्हें घर बुलाती है और फिर ब्लैकमेल भी करती थी। और मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 17 में बने सामुदायिक भवन को रोजगार कार्यालय में तब्दील करने पर विवाद खड़ा हो गया। यह भवन मूलतः वार्डवासियों की शादी, गमी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल ही में इसे नगर पालिका प्रशासन ने रोजगार कार्यालय को सौंप दिया। वार्ड के पार्षद शांता जायसवाल ने प्रशासन के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस निर्णय पर पूर्व जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने इस भवन को तत्काल खाली कराने की मांग की है। पार्षद के मुताबिक वार्ड में सामुदायिक उपयोग के लिए कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ये भवन उनके कार्यकाल में खासतौर पर सामाजिक कार्यों के लिए बनवाया गया था और इसका उद्देश्य बदला जाना जनहित के खिलाफ। स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन के फैसले का विरोध किया और सामुदायिक भवन को पुनः पुराने उपयोग में लाने की मांग की। अब नगर पालिका की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि वार्ड नंबर 17 में, मैं आपसे बताऊं कि वार्ड नंबर 17 में जो भवन मैं अपने वार्ड नंबर 17 की जनता के लिए बनवाई थी, मैं जब चुनाव लड़ी थी तो मैंने वादा किया था, क्योंकि वार्ड नंबर 17 में कहीं भी कोई भवन नहीं है कि वहाँ पे शादी ब्याह कर सकें, कुछ गमी का कार्यक्रम वहाँ पे हो सके, इसलिए मैंने वहाँ पे भवन बनवाया। परंतु अगर इसको रोजगार कार्यालय स्वरोजगार के लिए दी है नगर पालिका, तो बड़ा दुख हो रहा मुझे उनको दे। वार्ड नंबर 17 के पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में मतलब यहाँ तालाब के पास भवन बना था सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो तो उसमें रोजगार कार्यालय ऑफिस खोला गया है। ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है नगर पालिका अधिकारी से। और छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सिद्ध बाबा मंदिर के पास रात के लगभग 12:30 पर एक मार्बल से भरा ट्रक मंदिर से टकरा गया और ट्रक नंबर बात करें तो RG07 GF1 675 राजस्थान से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक नियंत्रित होते हुए मंदिर से टकरा गया और दुर्घटना में ट्रक का चालक घायल भी हुआ, जिसे तुरंत मनेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर जैसे ही लोगों को सुबह मिली, भारी संख्या में लोग दुर्घटनास्थल पर जमा हो गए और ट्रक में लदे लाखों रुपए के मार्बल को देखने लगे। मंदिर के करीब यह हादसा होने से स्थानीय लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मार्बल से लदे ट्रक के टकराने से मंदिर को भी कुछ मामूली नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विस्तृत जांच के बाद स्थिति साफ होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।